नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। उत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसको विपरीत क्रम में भी ठीक उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न किया जा सके जिन अवस्थाओं में सीधे क्रम में संपन्न किया गया था। इसके लिए कुछ शर्तें भी हमने निर्धारित की थी कि प्रक्रम धीमी गति से होना चाहिए, घर्षण, प्रतिरोध, संवहन, प्रत्यास्थता या अन्य किसी भी कारण से निकाय से ऊष्मा का या ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। निकाय के तापदाब परिवेश के तापदाब के समान होने चाहिए। तो ये सारी बातें उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में थी। यदि हमारे पास ऐसा कोई प्रक्रम है जिसमें उत्क्रमणीय प्रक्रम की उक्त शर्तों का पालन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो प्रक्रम उत्क्रमणीय नहीं है। उत्क्रमणीय नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होगा। तो वे प्रक्रम जिनमें निकाय को विपरीत क्रम द्वारा पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त करना असंभव हो, वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करते, अर्थात यह स्पीड से चलते हैं तथा इनमें ऊर्जा की हानि भी होती है। जूल थॉमसन प्रसार, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा माध्यम में ऊर्जा का या ऊष्मा का स्थानांतरण, ये सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के उदाहरण हैं। जैसे कि किसी निकाय से ऊष्मा का स्थानांतरण परिवेश में हो गया, गैसों का जूल थॉमसन प्रसार जिसे हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे, तथा समस्त प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सभी वे प्रक्रम हैं जो इर्रिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय हैं, अर्थात ये उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन नहीं करते। प्रकृति में तथा दैनिक जीवन में हमारे आसपास जो भी प्रक्रम होते हैं वह समस्त प्रक्रम अनुत्क्रमणीय ही होते हैं। तो हमने प्रक्रमों के बारे में देखा कि प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। इन प्रक्रमों के बाद हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है हीट इंजन या ऊष्मा इंजन। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीयता का उपयोग हम ऊष्मा इंजन में करने वाले हैं। तो ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि ऊष्मा इंजन वास्तव में है क्या। देखिए, ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में सख्त रूप से परिवर्तन किया जाता है। अर्थात हमने एक ऊष्मा इंजन को ऊष्मा दी तथा उस ऊष्मा इंजन से सतत रूप से हमें कार्य प्राप्त हो रहा है, ऐसी कोई युक्ति है तो हम उसे ऊष्मा इंजन कहेंगे। आदर्श रूप से ऊष्मा इंजन एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा तथा अवशोषित ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा। अर्थात ऊष्मा इंजन के अंदर यदि कोई कार्यकारी पदार्थ है तो उस पदार्थ की यांत्रिक ऊर्जा में कोई वृद्धि न हो। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि हम एक ऊष्मा इंजन की आदर्श अवस्था में काम कर रहे हैं, और हम ऐसा ही चाहते हैं कि हम किसी भी इंजन को ऊष्मा दें और उस ऊष्मा को वो हीट इंजन, वो ऊष्मा इंजन पूर्ण रूप से 100% कार्य में परिवर्तित कर दे। ये तो तभी हो सकता है जब उस ऊष्मा इंजन के अंदर भरे हुए किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि ना हो। हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो किसी भी ऊष्मा इंजन के मूल रूप से 3 भाग हो सकते हैं। पहला भाग होगा उसका ऊष्मा का स्रोत, हीट सोर्स। दूसरा भाग कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। तीसरा भाग होगा ऊष्मा सिंक, हीट सिंक। ऊष्मा का स्रोत क्या होता है? ऊष्मा का स्रोत एक उच्च ताप T1
तथा अनंत ऊष्माधारिता का एक ऊष्मा भंडार होता है, हीट रिजर्वोयर होता है, और इसकी हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता अनंत होती है। अनंत ऊष्माधारिता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम इस ऊष्मा स्रोत से कितनी भी ऊष्मा को ले लें, इसकी ऊष्मा में कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात इसका ताप सदैव T1 बना रहेगा। सामान्यतः हम देखते हैं कि यदि हम किसी निकाय से ऊष्मा ले लें तो उस निकाय की ऊष्मा में कमी आ जाती है। ऊष्मा स्रोत ऐसा होना चाहिए कि यदि हम उससे कुछ मात्रा में ऊष्मा ले लें तो उस ऊष्मा स्रोत या ऊष्मा भंडार की ऊष्मा में कोई अंतर ना आए। ऊष्मा में कोई अंतर नहीं आने का अर्थ है कि उसका ताप जो है वो नियत बना रहे। ऐसा तभी संभव है जब उस ऊष्मा स्रोत की ऊष्माधारिता अनंत हो, और अनंत ऊष्माधारिता है तो उसका ताप T1 नियत बना रहेगा। दूसरा भाग है ऊष्मा इंजन का कार्यकारी पदार्थ। ये कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा इंजन के अंदर भरा हुआ हो सकता है। ये कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा को ग्रहण करता है तथा उसे कार्य में परिवर्तित करता है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम आदर्श गैस को, वायु को या वाष्प को ले सकते हैं। तीसरा भाग है किसी भी ऊष्मा इंजन का ऊष्मा सिंक या हीट सिंक। क्या होता है कि उच्च ताप पर ऊष्मा स्रोत से जो कार्यकारी पदार्थ है वो ऊष्मा का ग्रहण करेगा तथा उसे कार्य में परिवर्तित करेगा, परंतु कार्यकारी पदार्थ उस ली गई या ग्रहण की गई ऊष्मा का पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन नहीं कर पाता। इस स्थिति में कार्यकारी पदार्थ को पुनः कार्य करने योग्य अर्थात प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए उसमें उपस्थित ऊष्मा का निष्कासन करना आवश्यक होगा। अर्थात यदि किसी ऊष्मा स्रोत से कार्यकारी पदार्थ ने कुछ मात्रा में ऊष्मा ग्रहण की, जैसे कि 100 जूल ऊष्मा ग्रहण की, और 100 जूल में से उसने 50 जूल ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दिया, तो बची हुई 50 जूल को उसे निष्कासित करना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी मूल अवस्था में आएगा, 0 जूल पे वापस आ पाए, क्योंकि उसे वापस से ऊष्मा ग्रहण करने के लिए अपने आप को प्रारंभिक अवस्था अर्थात 0 जूल पे लाना पड़ेगा। इसके लिए उसके अंदर जो बची हुई ऊष्मा है 50 जूल, उसे कहीं ना कहीं निष्कासित करना पड़ेगा, और निष्कासित करने के लिए काम में आएगा ऊष्मा सिंक। तो ऊष्मा सिंक होता है T2, निम्न ताप का एक ऊष्मा भंडार। T2 ताप सदैव ऊष्मा भंडार T1 से निम्न ताप होता है। इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, जिसके कारण इसका T2 ताप जो है वो नियत रहता है। अनंत ऊष्माधारिता होने का अर्थ भी यहाँ पर वही है कि यदि ऊष्मा सिंक को हम कुछ मात्रा में ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित कर दें तो इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सांकेतिक रूप से हम किसी भी ऊष्मा इंजन को निम्न चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये ब्लॉक हीट सोर्स या ऊष्मा स्रोत का प्रदर्शन कर रहा है। ये है हीट सिंक या ऊष्मा सिंक। हीट सोर्स का ताप जो है वो T1 केल्विन है तथा सिंक का ताप T2 केल्विन है। T1 इज ग्रेटर देन T2 जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है। S है यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। यह कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा के स्रोत से T1 केल्विन पर Q1 ऊष्मा को ग्रहण करता है। Q1 ऊष्मा को ग्रहण करता है तथा कुछ मात्रा में ऊष्मा का परिवर्तन कार्य में करता है, अर्थात S जो है वो Q1 ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित कर देता है, जो W के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। अब जो बची हुई ऊष्मा है Q2, वो सिंक को निष्कासित करके वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। Q1 ऊष्मा को ग्रहण किया, उसका कुछ भाग W में परिवर्तित किया, बचा हुआ भाग Q2 सिंक को वापस से निष्कासित कर दिया। फिर से Q1 ऊष्मा को ग्रहण किया,
फिर W कार्य परिवर्तित किया तथा बची हुई ऊष्मा सिंक को निष्कासित कर दी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक चक्रीय प्रक्रम है जो कि चलता रहता है। तभी तो हमने शुरुआत में कहा कि एक ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो किसी स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करती है तथा उसको सतत रूप से कार्य में परिवर्तित करती है। तो यह एक चक्रीय प्रक्रम है। चक्रीय प्रक्रम वो होता है जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपने निकाय को प्रारंभिक अवस्था में ले आता है। तो ऐसा कोई प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ये हुई बात ऊष्मा इंजन की। आगे हम पढ़ेंगे ऊष्मा इंजन की दक्षता।